हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का अपना लास्ट वीडियो है। इसमें अपन देखेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूसी 15 एंड 17 में पूछा हुआ भी है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर। इसके अंदर अपन इसके जो मेन जो बायोलॉजिकल रोल है वो देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्या होता है इसका? फर्स्ट जो रोल है वो है लाइसिस ऑफ टारगेट सेल। लाइसिस ऑफ टारगेट सेल। अब अपन को पता है लाइसिस ऑफ टारगेट सेल में टारगेट सेल जो है वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। अगर टारगेट सेल जो है वो बैक्टीरिया है तो इसको बोलेंगे अपन बैक्टीरियोलाइसिस। बैक्टीरियोलाइसिस एंड टारगेट सेल अगर कोई भी जैसे फॉरेन सेल, अदर सेल है कोई भी, या फिर बॉडी की कोई सेल है जिसको अपन को किल करना है, जो कि किसी चीज़ से इन्फेक्टेड हो गई है, सो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस। एंड इसी में सेकेंड भी है इसका, एक और रोल भी होता है इसका लाइसिस के हिसाब से। जैसे लाइसिस कर रहा है टारगेट सेल का, वैसे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सम वायरसेस। कुछ वायरस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज भी करता है। ओके, देन सेकंड रोल क्या होता है इसका? जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कौन सी, कई टाइप की होती है ना, ओनली टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। जो टाइप सेकंड और थर्ड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ओके, देन थर्ड है, थर्ड रोल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोवाइड कीमोटैक्टिक एंड एनाफाइलेटोक्सिक सब्सटेंसेस। कुछ कीमोटैक्टिक एंड एनाफाइलेटोक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है। सो ये जो दोनों सब्सटेंस हैं वो किस में यूजफुल होते हैं? टू एम्प्लीफाई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होते हैं उनको एम्प्लीफिकेशन करने में ये जो कीमोटैक्टिक एंड एनाफाइलोटॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। और ये जो दोनों है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे C3A एंड C5A। C3 के स्प्लिट होने से C3A एंड C3B बना था, 5 के स्प्लिट होने से 5A एंड 5B बना था, जिसमें इनकी दोनों की जो B सब यूनिट थी वो तो अपन ने आगे रिएक्शन में यूज़ कर ली थी, और जो A सब यूनिट थी वो डिस्कार्ड की थी। सो डिस्कार्डेड जो C3A एंड C5A जो है, जो कि पाथवे से डिस्कार्ड कर दी जाती है, वो किसकी तरह एक्ट करती हैं? एनाफाइलेटोक्सिक एजेंट की तरह एक्ट करती हैं। ओके, एनाफाइलेटोक्सिक एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? एनाफाइलेटिक जो शॉक होता है उसको कोज करते हैं एनाफाइलेटोक्सिक जो एजेंट होते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक एजेंट जो है वो एनाफाइलेटिक जो शॉक होता है उसका कोज करते हैं। अब इस शॉक में क्या होता है? एक्सेसिव डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स। जो मास्ट सेल होती हैं उनका एक्सेसिव डिग्रेनुलेशन होने से क्या होता है? उसके अंदर का जो कंटेंट होता है उसमें मोस्टली क्या पाया जाता है? हिस्टामिन और कुछ अदर मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं? बाहर की तरफ रिलीज कर दिए जाते हैं। हिस्टामिन एंड अदर मीडिएटर्स। ओके, उससे क्या होगा? ये जो सब्सटेंस है एनाफाइलेटोक्सिक जो एजेंट है वो जो है मास्ट सेल जो है उनका एक्सेसिव डिग्रेनुलेशन कराते हैं, जिससे हिस्टामिन और अदर मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। ये जो है रिलीज़ होकर क्या कराते हैं? जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा? एक्सेसिव एडिमा होगा एंड एक्सेसिव इन्फ्लामेशन होगा। और जो एक्सेसिव इन्फ्लामेशन होता है उसी को क्या कहा जाता है? एनाफाइलेटोक्सिक शॉक बोला जाता है।
एनाफाइलेटिक शॉक बोला जाता है। देन अपन ने पढ़ा था कि कीमोटैक्टिक एजेंट भी होते हैं। कीमोटैक्टिक एजेंट होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये वे एजेंट होते हैं जो फेगोसाइट जो सेल्स होती हैं उनकी कोई भी जैसे बाहर से फॉरेन कोई भी मॉलिक्यूल आया, सब्सटेंस आया, कोई भी माइक्रोब आया, वो जो टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, उनकी तरफ जो है मूवमेंट जो होती है फेगोसाइट्स की जो मूवमेंट होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं। ओके, कीमोटैक्टिक एजेंट अभी कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। अपन ने बनाया था एक C5, 6 and 7 कॉम्प्लेक्स, जिसको अपन ने बोला था मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ओके, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये जब बनता है तो कुछ जो होते हैं मतलब मैक्सिमम जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, जो अनसेंसिटाइज सेल होती है उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ससेप्टिबल बना देते हैं लाइसिस के लिए। बट सम आर अनबाउंड, कुछ जो अनबाउंड फॉर्म में रह जाते हैं वो क्या करते हैं, कीमोटैक्टिक एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ओके, फोर्थ है अपना ओप्सोनाइजेशन। ओप्सोनाइजेशन क्या होता है? ओप्सोनाइजेशन होता है कि जो पैथोजन होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन किसके द्वारा हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस बाय फेगोसाइटिक सेल्स। ओके, फेगोसाइटिक सेल्स। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि फेगोसाइटिक सेल कौन कौन सी होती है, अपन को पता होता है जनरली, वैसे बता देती हूँ। मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल। जो डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन है वो किसके द्वारा हो, फेगोसाइट जो होती हैं उनके द्वारा। अब फेगोसाइट में कौन कौन सी आती है, मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। ये तीनों अगर डिस्ट्रक्शन कर रही हैं पैथोजन का तो उसे बोलते हैं ओप्सोनाइजेशन। अब ओप्सोनाइजेशन में कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का क्या रोल है ये देखना है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स वन ऑफ द बेस्ट ओप्सोनिन प्रोटीन, वन ऑफ द बेस्ट ओप्सोनिन प्रोटीन। कौन सी होती है बेस्ट ओप्सोनिन प्रोटीन? वो होती है C3b। C3b जो है वो इसका पार्ट ही तो है, अपन को पता है क्लासिकल पाथवे में भी आती है, अल्टरनेट में भी आती है और उसमें भी क्या की जाती है, एक्टिवेट की जाती है लैक्टिन में भी। सो C3b जो है वो बेस्ट ओप्सोनिन प्रोटीन है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोवाइड करता है। कुछ अदर भी होती हैं, जैसे बेस्ट तो ये, कुछ अदर भी होती हैं। उसमें अदर्स में कौन सी आती हैं, एंटीबॉडीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, IgG और IgM जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो इन्वॉल्व होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी ओप्सोनिन प्रोटीन की तरह वर्क करती हैं। बट मेन जो बेस्ट जो है वो है C3b। ओके, सो C3b जो है वो क्या करता है, फेगोसाइट जो होती है, फेगोसाइटिक सेल जो होती हैं उनके ऊपर C3b के लिए रिसेप्टर पाया जाता है। सो C3b जो है उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है एंड जो फेगोसाइटिक सेल है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन जो अकर होता है। ओके, देन नेक्स्ट है अपना, इनका नेक्स्ट रोल होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसके एग्जाम्पल में अपन को बहुत सारे पता है, लेकिन जो बावेजा बुक है उसमें अपन को 2 दे रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेते हैं मेनली अपन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एक होता है सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, जिसे SLE भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ में इनका क्या रोल होता है, ये जो होती है कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होती हैं, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होता है उनका लेवल जो है डिक्रीज़ हो जाता है, सीरम के अंदर इनका लेवल जो डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ होती लीड्स टू ऑटोइम्यून डिजीज़। ओके, इनका लेवल जो है वो पैथोजेनेसिस का रीजन बनता है ऑटोइम्यून डिजीज़ के। देन 6 है अपना एंडोटॉक्सिक शॉक। एंडोटॉक्सिक शॉक, एंडोटॉक्सिक शॉक क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो एक्टिवेटर होते हैं अपने ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे में। ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे में क्या होता है, ये अगर इंक्रीज हो, जैसे एंडोटॉक्सिन जो होते हैं उससे क्या होते हैं, इंक्रीज लेवल जो होगा वो क्या करेगा, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे जैसे ही उनका एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा उससे क्या हो जाएगा, जो है C3 जो है
उसका एक्टिवेशन भी इंक्रीज होगा। एंड क्या होगा, प्लेटलेट जो एडहेरेंस है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज जो अपन जैसे माइक्रोबियल सेल लेते हैं कोई, और या फिर टारगेट सेल होती है जैसे, वो प्लेटलेट भी हो सकती है ना। सो C3 जैसे एक्टिवेट हुआ तो प्लेटलेट जो है उसकी एडहेरेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इससे प्लेटलेट का क्या हो जाएगा, लाइसिस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड लाइसिस होने से प्लेटलेट के अंदर जो प्लेटलेट फैक्टर होते हैं, प्लेटलेट फैक्टर होते हैं वो रिलीज होते हैं। प्लेटलेट फैक्टर के रिलीज होने से क्या होता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन डिजीज होती है। डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, प्लेटलेट जो है उसके नंबर में क्या आती है, कमी आती है। उसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। देन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है, ये किस किस में होता है, एंडोटॉक्सिक शॉक जो होते हैं, डेंगू एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्टली ग्राम नेगेटिव जो सेप्टिसिमियाज होते हैं, उनका जो पैथोजेनेसिस होता है वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको, एंडोटॉक्सिक शॉक को। देन अपना नेक्स्ट जो रोल होता है वो होता है इम्यून एडहेरेंस में। इम्यून एडहेरेंस में क्या है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। जैसे क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो होता है, उसमें क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो होता है जिसमें इरिथ्रोसाइट के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है उसके साथ एंटीबॉडी जो होती है वो जो इरिथ्रोसाइट के ऊपर एंटीजन होता है उसके साथ जो एंटीबॉडी है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने से कॉम्प्लीमेंट जो है सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होकर वो लास्ट में क्या करता है, जो टारगेट सेल थी, जैसे कि इसके ऊपर एंटीजन था, आरबीसी भी हो सकती है, प्लेटलेट भी हो सकती है, उसी का क्या कर देते हैं, फेगोसाइटोसिस हो जाता है। फेगोसाइटोसिस या फिर लाइसिस होता है। इसको क्या कहा जाता है, इम्यून एडहेरेंस बोला जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का रोल होता है। सो गाइस, ये जो इसके बायोलॉजिकल रोल है वो इतने बायोलॉजिकल रोल जो है अपन को याद रखने इंपॉर्टेंट है। एक ये होता है कि इसकी डेफिशिएंसी जो है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो फैक्टर या प्रोटीन है उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है, अपन को याद रखना है। उसमें से फर्स्ट तो है C5, C6, C7, C8, C9, इनसे मिलकर जो अपना क्या बना था, MAC जो बना था, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो बना था, मेनली इन तीनों से मिलकर बना है, लेकिन फिर ये जो है दोनों उसको सेल का लाइसिस करते हैं। सो ये इन पांचों से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, इन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी डेफिशिएंसी होगी। इसका डेफिशिएंसी जो है लीड्स टू रिकरेंट निजेरियल इन्फेक्शन। रिकरेंट निजेरियल इन्फेक्शन का कोज बनती है इन पांच, ये जो C5, 6, 7, 8 एंड 9 की जो डेफिशिएंसी है। देन नेक्स्ट होता है अपना कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जो बताए थे मैंने कुछ, D एंड I जो प्रोटीन फैक्टर हैं उनकी डेफिशिएंसी जो होगी उससे क्या रिजल्ट होगा, पायोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक इन्फेक्शन लीड्स टू पायोजेनिक इन्फेक्शंस। ओके। देन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फैक्टर जो H है उसकी डेफिशिएंसी होगी, लीड्स टू यूरेमिक सिंड्रोम। देन नेक्स्ट है C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर। मैंने कहा था जो C1S जो बना था उसकी एस्ट्रेज एक्टिविटी भी होती है, उसको जो उनके जो इनहिबिटर प्रेजेंट होंगे अगर, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर जो है उनकी डेफिशिएंसी हो जाने से क्या हो जाता है, हेरिडेटरी एंजियो न्यूरोटिक इडिमा। C1 एस्ट्रेज जो इनहिबिटर होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होने से हेरिडेटरी एंजियो न्यूरोटिक जो इडिमा है वो कोज होगा। ओके। उसमें क्या होते हैं, जो C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर होते हैं उसके साथ साथ क्या होता है, ACE जो इनहिबिटर होते हैं उसके भी साइड इफेक्ट में ये आता है कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ACE जो अपने फार्मा में पढ़ते हैं, ACE इनहिबिटर जो ड्रग होती है वो अगर किसी पेशेंट को दी जा रही है तो उसके साइड इफेक्ट में क्या होता है, C1 एस्ट्रेज जो है वो इनहिबिटर जो है उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो क्या करेंगे, लीड्स टू हेरिडेटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। ओके गाइस, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू।